जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इन्फ्लेशन पे हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, नया चैप्टर आपका 7 चैप्टर इन्फ्लेशन के हम लोग बात कर रहे थे मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को हम लोग समझ लिया था, उसका फार्मूला हमने बता दिया था। उसके बाद हमने बात किया था कि मुद्रास्फीति के पीछे का जो कारण था वो क्या था। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्री 1970s जो 1970 के दशक के पहले का जो प्रॉब्लम था वो हमने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट 1970s यानी कि 1970 के दशक के बाद। ठीक है, देखिए जब 1970 के दशक के बाद की भी हम लोग बात करें इन्फ्लेशन बढ़ने के, तो पहला भी वही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जब आपका मांग होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सब कुछ आपका डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि समय के साथ क्या हुआ कि चीज़ों में मतलब लोगों के पास जो परचेजिंग पावर थी, खरीदने की जो क्षमता थी, जब उसमें एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आ गया, यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसे हो गए। ठीक है, जब खरीदने की मतलब शक्ति उनकी, क्रय शक्ति जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति उनकी जब ज़्यादा हो गई तो डिमांड आपका जो था वो बढ़ गया, डिमांड और बढ़ गया। डिमांड जो था वो आपका इंक्रीज कर गया और सप्लाई जो थी वो सप्लाई आपकी वहीं की वहीं रही, यानी कि सेम सप्लाई पे, सेम लेवल सप्लाई पे जो डिमांड है वो आपका बढ़ रहा है। डिमांड लगातार बढ़ रहा है, सप्लाई आपकी वही है। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई उतनी की उतनी ही रहेगी तो जाहिर सी बात है कि दाम आपका बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये आपका महंगाई बढ़ने का कारण है 1970 के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से जो लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो बढ़ रही थी। इसके कई कारण थे। एक तो आपका एक्स्ट्रा मनी क्रिएट हो रहा था। एक्स्ट्रा मनी कैसे क्रिएट हो रहा था? जो आपके नोटों की जो छपाई थी, यानी कि जो करेंसी जो छप रही थी आरबीआई के जरिए, वो बहुत मतलब जो सरकार थी वो मार्केट में आपके बहुत सारे मॉनेटरी जो आपकी पॉलिसीज थी वो चेंजेस हो रहे थे। इन सबको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो सरकार आपके जो पैसे लेती है आरबीआई के थ्रू, जो गवर्नमेंट पैसे लेती है उसको कई, एक तो आपका नोट प्रिंट होता है, करेंसी प्रिंट होती है आरबीआई के द्वारा। दूसरा आपका होता है गवर्नमेंट जो होती है वो बोरो करती है पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक जो होती है, जो जनता होती है उससे बोरो करती है, मतलब उधार लेती है। ठीक है, वैसे नहीं कि सीधे सीधे सरकार जाके बोलती है कि भैया पैसा दे दो। ठीक है, जो सरकार जो होती है वो बॉन्ड जारी करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, और सरकार बॉन्ड जारी करती है और ये बॉन्ड जो होता है ये जनता खरीदती है और इसके जरिए जो गवर्नमेंट होती है वो जनता से पैसे लेती है, उधार लेती है। ठीक है, और इस बॉन्ड जारी करने के बाद जो गवर्नमेंट, अब जाहिर सी बात है आपके यहाँ मतलब पता ही है भारत में जो सरकारी चीज़ों को कितना ज़्यादा मतलब महत्व है। अगर सरकार ने बॉन्ड जारी किया तो लोग अंधाधुंध मतलब उसको खरीदेंगे, उसके आगे पीछे कुछ सोचेंगे ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट छपने की वजह से और आपका बोरोइंग की वजह से, उधार की वजह से, यानी जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से जब पैसा उठाने लगी, इन सब की वजह से क्या हुआ कि लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई और जो सरकार थी मतलब जो प्रोडक्शन था आपका वो बढ़ा नहीं, डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। तो कल हमने समझाया था कि अगर आपका सामान उतना ही रहेगा, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसी चीज़ का जो डिमांड है वो जब बढ़ता चला जाएगा तो लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर देंगे और फिर चीज़ का जो दाम है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का अगर डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो आपका बढ़ेगा। अगर सप्लाई उतनी ही रही तो, अगर डिमांड के साथ सप्लाई भी बढ़ रही है तो इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि उसका उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका उल्टा भी हो जाता है। अब उल्टा कैसे होता है, इसका हम लोग एक एक्सेप्शन केस देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का अभी क्या रूल कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर डिमांड इंक्रीज कर रहा है समय के साथ, और तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस बढ़ेगी अगर उसकी सप्लाई उतनी की ही उतनी रही। ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ को मान लीजिए कि समय के साथ क्या होता है, और इसी का उल्टा अगर हम लोग देखें, अगर किसी चीज़ की डिमांड
कम हो रही है, अगर किसी चीज़ का डिमांड नहीं है तो जाहिर सी बात आपका प्राइस क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और हम समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इसका उल्टा भी हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अभी आपका दिवाली आने वाला है, ठीक है, और दिवाली में आपको पता होगा कि बहुत सारी मिठाइयाँ उठाइयाँ ये सब बनती हैं। तो किसी एक मिठाई बनाने वाले ने सोचा कि दिवाली आने वाला है, चीनी खूब बड़ी मात्रा में खरीद ले क्योंकि मिठाई बनाएंगे, और वो सोचा कि मार्केट में अभी क्या है कि चीनी का डिमांड कम है तो अभी से हम खरीद लेते हैं। ठीक है, और आपका जो दाम है चीनी का वो गिर रहा है। ठीक है, और उसने सोचा कि अभी और नीचे जाएगा तो हम कुछ दिन बाद खरीदेंगे। ठीक है, अब एक हफ्ते बाद चीनी फिर नीचे हुई। ठीक, उसने कहा कि सोचो अब अगले बार और थोड़ा कम होगा तो खरीदेंगे। अगले बार चीनी और कम हुई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो चीनी का डिमांड नहीं है। ठीक है, तो प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं है तो जाहिर सी बात है पैसा नीचे जाएगा। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि पैसा मतलब उसका जो चीनी का दाम है वो बढ़ गया। ठीक है, और भाई जाहिर सी बात है उसको मिठाई अगर बनानी है तो फिर तो उसको बड़े दामों पे उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो देखते हैं कि हमारा जो पूरा मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई के रूप पर चल रहा है, लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी थियरी या किसी फॉर्मूला या किसी सिद्धांत पर चलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे देशों में जो आपका जब एक्स्ट्रा मनी अगर मार्केट में आ जाता है तो उसे कम करने के लिए SLR, CRR ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनके तरीके से मार्केट में पैसे का जो फ्लो है उसे रोका जाता है। लेकिन भारत में की इकोनॉमी में, भारत के मार्केट में ये आपके दोनों जो मेथड हैं CRR और SLR ये काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा मनी जो प्रिंटिंग होती है, जो मार्केट में जब मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे रोकने के लिए जैसे आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था आपका विमुद्रीकरण, वो भी एक तरीके से मार्केट में जो पैसे का जो फ्लो बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वैसा पूरा का पूरा पैसा फिर वापस मार्केट में आ ही गया तो वो अलग बात है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन जो आपका एक तरीका है, एक मेथड है, वो इसी चीज़ को रोकने में काम आता है जो आपका मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो जाता है पैसे का। ठीक है, अगला है आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब नहीं था पोस्ट 1970s के बाद। ये भी आपका सीधे सीधे वही था कि अगर पैसे अगर ज़्यादा लोगों के पास आ जाएंगे तो चीज़ें वो ज़्यादा वो खरीदेंगे, तो इसका कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं रह गया था 1970 के बाद में। ठीक है, तो सरकार ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज अपनानी शुरू की जिससे आपका मनी सप्लाई रुक सके। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ गया, प्रिंटिंग करेंसीज कम हो गई। ठीक है, आपने सुना होगा कि उस समय आपके 5000 के समथिंग नोट्स थे। ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय उसे बैन किया गया था। भारत में ये दूसरी बार आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, यार जो बारोइंग मनी जो सरकार आपका पैसे उधार लेती है आपके जो अन्य तरीकों से बॉन्ड वॉन्ड जारी करके, वो सब कम किया गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ चीज़ें थी जो इन्फ्लेशन बढ़ाने के जो कारण थे। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका इन्फ्लेशन है, जो मार्केट में जो पैसे बढ़ रहे हैं, इन सब की वजह से जो आपका मुद्रास्फीति होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।